हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर हिस्ट्री पॉइंट। आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसमें भले ही कुछ एमसीक्यूज लंबे होंगे, हो सकता हो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज की फॉर्म में है जो कराने जा रहे हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए या आपका कोई भी टेस्ट होता आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, nth term of an AP is 7n plus 4, the common difference is। तो हमें क्या दे रखा है, nth term दे रखा है AP का, हमें दे रखा है nth term 7n plus 4। तो यहां से हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n की जगह में आपने 1 रख देना, n इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट टर्म आ जाएगा आपका 7 मल्टी 1 प्लस 4। तो ये क्या आ गया, 7 प्लस 4 इक्वल टू 11। तो ये फर्स्ट टर्म आ गया। अब सेकेंड टर्म निकाल देते हैं, n की जगह में 2 रख देना अपनो, 7 मल्टी 2 प्लस 4, 7 हो जा 14 हो जाएगा, प्लस 4 कितना हो गया 18। बस यहां से आपने d निकाल देना यार, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना। तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 11 कितना हो जाएगा, ये 7। तो आंसर हमारा 7 आ जाएगा, सी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, द वैल्यू ऑफ पी इज। तो यहां पर हमें क्या है, पॉलिनोमियल दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब इसके जीरोज जो हैं, इसके जीरो ट्वाइस हैं दूसरे पॉलिनोमियल के जीरोज से, यानी दूसरा पॉलिनोमियल क्या है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो इसके जीरोज क्या होंगे, इसके जीरोज इसके ट्वाइस होंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा, जैसा क्वेश्चन में बता रहा है। अब आपको सोल्व करना है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो पहले पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉलिनोमियल में हो जाएगा दोनों जीरोज का सम, यानी दोनों जीरोज का सम बराबर क्या होता है, ये x का कोफिशिएंट जिसको हम क्या बोलते हैं माइनस बी, माइनस बी की जगह में क्या आ जाएगा, ये b मतलब कितना है p है, और a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1। तो पहला इक्वेशन तो हमारे ये आ गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू माइनस पी, जिसमें हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में आ जाएगा और ये माइनस पी हो गया। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूसरे वाले पॉलिनोमियल में लेते हैं दोनों जीरोज का सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है यहाँ पे -5 है, माइनस ये फॉर्मूले का है और एक माइनस ये हो गया b का, अपॉन में a कितना है 4। तो ये हो जाएगा हमारा 5/4 अल्फा प्लस बीटा। अब वैल्यू ऑफ p निकालनी है आपको, अल्फा प्लस बीटा यहां पर निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -p/2। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इधर -p/2 है, तो दोनों इक्वेशन के LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं -p/2, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड 2, -p/2 इक्वल टू हो जाएगा 5/4, माइनस p इक्वल टू हो जाएगा इधर 2 मल्टी 5/4, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो p इक्वल टू माइनस इधर आ जाएगा -5/2। तो हमारा आंसर क्या होगा, p इक्वल टू a वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 30 एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 36। इफ द फर्स्ट टर्म इज 9 देन द नंबर ऑफ टर्म्स इज। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, सम ऑफ 3 टर्म्स। अब पहले टर्म्स को हम a मान लेते हैं, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा a प्लस d, और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d। अब तीनों का सम क्या दे रखा है इसने,
इक्वल टू 30 दे रखा है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 3d इक्वल टू 30। 3 को कॉमन रख के a प्लस d ब्रैकेट में आ जाएगा 30। तो इस प्रकार a प्लस d इक्वल टू हमारा आ गया क्या 10। और a क्योंकि हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म इज 9 तो ये 9 रख लेते हैं। तो d इक्वल टू हमारा इधर क्या आ जाएगा 1। अब ये बोल रहा है द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स। अब लास्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1d। तो उससे पहले वाला टर्म्स क्या होगा a, इससे पिछला टर्म्स क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 2d। और इससे भी पिछला वाला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 3d। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 3d और इक्वल टू 36। यहां पे d कॉमन है और a प्लस a 3a हो जाएगा और d कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 और d इक्वल टू हो जाएगा 36। और ये हो जाएगा हमारा कितना 3a की वैल्यू रख लेते हैं 9 प्लस यहां पर आ जाएगा n प्लस n 3n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा ये -6 और d हो गया 36। अब ये हो गया 3n -6 d भी हमें पता है मल्टी 1 और ये 27 इधर जाके 36 माइनस 27 हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 9। अब ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी तो क्या होगी n की वैल्यू 3n माइनस 6 इक्वल टू 9। 3n इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 6 यानी 15। तो n इक्वल टू हमारा आ जाएगा 15/3 यानी 5 आंसर। तो B सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर PA QB and RC are each perpendicular to AC. If x equal to 8 cm and z equal to 6 cm then y is equal to। हमें क्या दे रखे हैं PA, ये दे रखा PA, ये BQ और CR तीनों जो है AC में क्या है परपेंडिकुलर हैं और तीनों अगर एक ही लाइन में परपेंडिकुलर होते हैं तो वो क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। सबसे पहले तो लिखेंगे कि जो हमें दे रखा कि PA परपेंडिकुलर क्या है AC और BQ ये भी AC पे परपेंडिकुलर है और CR या RC परपेंडिकुलर AC पे है। अभी एक ही लाइन में सारे परपेंडिकुलर हैं तो इसलिए क्या हो जाएगी ये हो जाएंगी लाइनें पैरेलल। PA पैरेलल टू होगा BQ और BQ पैरेलल टू होगा RC यानी वर्टिकल लाइन जो है ये सारी पैरेलल है। और हमें दे रखा है x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर ये दे रखा है और z इक्वल टू दे रखा 6 सेंटीमीटर और हमें निकालनी y की वैल्यू। तो हम सिमिलर ट्रायंगल्स का जो प्रॉपर्टी होती हैं उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं हमें, ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BQC। तो दोनों को कंसीडर करेंगे तो ये दोनों ये एंगल तो कॉमन हो गया दोनों में, मतलब ट्रायंगल APC और ट्रायंगल BQC दोनों में ये एंगल क्या है कॉमन हो गया और ये एंगल क्या है 90 डिग्री जो दे रखा है। तो डबल ए रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे सिमिलर हो जाएंगे यानी ट्रायंगल APC will be similar to triangle BQC। और सिमिलर ट्रायंगल का जो थ्योरम होता है यानी सारी साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं तो AP अपॉन में क्या हो जाएगा AP अपॉन में BQ इक्वल टू हो जाएगा PC अपॉन में QC और AC अपॉन में BC। तो AP कितना है 8 है
और बी क्यू हमारा वाई है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और क्या दे रखा है, पी सी से कोई लेना देना नहीं हमारा, ए सी अपॉन बी सी। तो ए सी अपॉन बी सी करते हैं क्योंकि ये वाली लाइन ए सी हो जाए कॉमन है सारे ट्रायंगल्स की। जैसे मतलब कि ए पी सी और ए सी आर दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन साइड क्या है, ए सी। तो हमको ए सी कंसिडर करना पड़ेगा, ए सी अपॉन बी सी। तो पी सी अपॉन क्यू सी को रहने देते हैं। तो ए सी है, ये हमें नहीं दे रखा है, ए सी अपॉन बी सी। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे ट्रायंगल की तरफ चलते हैं, यानी दो ट्रायंगल्स और क्या हैं, ट्रायंगल ए सी आर और ट्रायंगल ए बी क्यू दोनों को कंसिडर करते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, देखो ये 90 डिग्री का हो गया और ये क्या हो गया 90 डिग्री का। और ये दोनों, ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा इन दोनों में। तो ट्रायंगल ए बी क्यू will be similar to triangle ABQ will be similar to triangle ACR। इन दोनों में भी सिमिलर ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं यानी साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं, तो वो अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा RC, क्या हो जाएगा RC अपॉन BQ। और क्योंकि AC BC से लेना देना है हमारा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेस, इसी को लेते हैं प्रोपोर्शन में। तो हो जाएगा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। RC हमारा दे रखा 6 और BQY जो हमें निकालना है। AC क्योंकि ऊपर कॉमन है तो इसको रहने देते हैं, AC को। AB को चेंज कर लेते हैं, AB क्या हो जाएगा AC माइनस BC। तो AC माइनस BC कर दिया इसको। अब ये इसको इन्वर्ट कर देते हैं दोनों साइड में, y अपॉन 6 हो जाएगा। और इसको भी उलट देते हैं, AC अपॉन AC माइनस BC अपॉन AC। अब क्या करना आपने, तो इसको ओपन कर लेते हैं, AC माइनस BC, ये जो फ्रैक्शन है AC अपॉन AC लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 और BC अपॉन AC। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में AC और BC है। तो ये हो जाएगा y अपॉन 6। अब ये होता है 1, BC अपॉन AC को एक तरफ रख लेते हैं माइनस का, और y अपॉन 6 माइनस 1 इधर आ जाएगा। ये हो जाएगा 6y माइनस 6 माइनस BC अपॉन AC। अब राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, AC अपॉन BC है, तो इसको फिर से दोबारा से उलट देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन y माइनस 6 इक्वल टू AC अपॉन BC। और ये माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस को इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस साइन को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस y, और ये हो गया AC अपॉन BC। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। वैसे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखने की जरूरत नहीं था, लिख दिया, कोई बात नहीं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थ्री क्या हो जाएगा, RHS दोनों का इक्वल है, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन y इक्वल टू 6 अपॉन 6 माइनस y। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 48 माइनस 8y, ये हो जाएगा 6y, और ये हो जाएगा कितना 14y इक्वल टू 48, y इक्वल टू हो जाएगा 48 अपॉन 14, और ये कट पिटा के हमारा कितना आ जाएगा
24 हो गया और ये 7 से कट गया, तो 24/7 आंसर आ गया। y इक्वल टू 24/7 सेंटीमीटर। Question number 5. Two numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें रेशियो जब दे रखा है ये, तो हम दोनों नंबरों को लेट करेंगे। लेट बोथ नंबर्स आर 2x एंड 3x। तो इनका जो है हमें क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 180। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स? तो एलसीएम दे रखा है 180, तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू होता है देयर एचसीएफ मल्टीप्लाई देयर एलसीएम। तो यहां पर एचसीएफ हमें निकालना है और एलसीएम हमें दे रखा 180। दोनों नंबर क्या है, 2x मल्टी 3x। तो अगर 2x 3x दो नंबर हैं तो इनका जो है एचसीएफ क्या है, कॉमन क्या है, x है यहाँ पे कॉमन, तो एचसीएफ क्या होगा, कॉमन x होगा। तो एचसीएफ इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं एचसीएफ क्या होगा दोनों का। अगर रेशियो दिया होता है तो जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, x होगा कॉमन। तो एचसीएफ की जगह में हम यहाँ पे x रख लेंगे 180। ये हो गया 6x स्क्वायर, यहाँ से एक x कट जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30। यानी एचसीएफ क्या है, x ही था, तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया 30 आंसर। ए सही हो जाएगा। Question number 6. If tan A equal to 3 cot A, then the measure of angle is। तो यहां पर tan A इक्वल टू क्या है, 3 cot A। अब क्या होता है, cot A इक्वल टू क्या होता है, cot A इक्वल टू होता है 1/tan A। तो cot A की जगह में हम क्या रख लेंगे, 1/tan A, और ये हो गया tan A। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर A इक्वल टू 3। tan A की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। वैसे तो प्लस माइनस होता है, लेकिन यहां पर हम प्लस वाला ही लेंगे। तो tan A इक्वल टू √3। नीचे से वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि सारी क्या है, एक्यूट एंगल है। ए यहाँ पे एक्यूट एंगल है, हालांकि यहाँ पे दे नहीं रखा, लेकिन जब एक्यूट एंगल होगा तो ये √3 प्लस वाला ही लेंगे। तो क्या होगा, tan 60 वैल्यू √3 होती है। जो tan A के इक्वल tan 60 आ गया, तो A इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री। आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Rahul has 40 centimeter long red, 84 centimeter long blue ribbon. He cuts each ribbon in 2 pieces such that all pieces are of equal length. What is the length of each piece? अब देखो, ये एक लंबा रिबन है 40 सेंटीमीटर, दूसरा रिबन एक 84 सेंटीमीटर लंबा है। अब जब हम इनके पीस करेंगे तो हर एक पीस क्या होगा, इन रिबनों की लेंथ से छोटा आएगा। और एचसीएफ की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है यहाँ पे। तो हमें एक पीस का लेंथ निकालनी है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ ऑफ 40 और 84। तो 40 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2 5। 84 के क्या होते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 12 7। ये 84 के फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर। अब एचसीएफ क्या होता है, कॉमन। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 कॉमन है, ये कॉमन है, तो कॉमन नंबर क्या है, 2 × 2 यानी 4। इसका मतलब लेंथ ऑफ ईच पीस क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। आंसर
और अगर नंबर ऑफ पीसेज आपको निकालने हो, यहां पर तो नहीं निकालना, लेकिन नंबर ऑफ पीसेज कितने पीस बनेंगे, तो हमने 40 और 84 को ऐड कर देना, डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, जो कितना आ जाएगा 31 पीसेस। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243 एंड 243 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 इज। तो क्या होगा, 3 की पावर x प्लस वाई है और 243 हमें दे रखा है, तो 243 के पहले फैक्टर कर लेंगे, 243 के फैक्टर हो जाएंगे 3 9 जा 3 3 जा 3 1, तो क्या हो गया 3 की पावर 5, यानी 243 को लिख लेंगे हम 3 की पावर 5 और ये हो गया 3 की पावर x प्लस वाई। बेस दोनों का सेम है तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब दूसरी क्या है, 243 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू दे रखा 3। तो यहां पर 243 की एक्सपोनेंट्स में चेंज करेंगे, 243 को एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो क्या हो गया 3 की पावर 5, अब ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3 की पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना 1/5। अभी 2 इक्वेशन है। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे ये करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि दोनों जो लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या ये कोइंसिडेंट लाइन है या फिर पैरेलल लाइंस हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में a1 कितना होगा, x का कोएफिशिएंट 1, b1 यानी y का कोएफिशिएंट क्या होगा 1 और c1 कितना हो रहा है 5 को इस साइड में लाएंगे तो -5 हो जाएगा। और इक्वेशन 2 में क्या है, a1 क्या है 1 है और b1 क्या है y का कोएफिशिएंट -1 है। इसको a2 लिखेंगे, a2 b2 और c2 कितना है -1/5। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी x और y की 2 वैल्यूज आएंगी, मतलब x इक्वल टू और y इक्वल टू एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, हम लिखेंगे 1, एक सॉल्यूशन होगा, यानी x इक्वल टू की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू होगी। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, एक सॉल्यूशन होगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली आर 3y - 1, 3y + 5 एंड 5y + 1, देन y इज। तो हम क्या करेंगे, हमें तीनों एपी दे रखे हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स 3y - 1, 3y + 5 और क्या है 5y + 1। तो तीनों एपी में है तो क्या होगा, इसका माइनस ये करके करेंगे, इसको माइनस करके एक इक्वल हो जाएगा, यानी सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे जो कि इक्वल टू होगा थर्ड टर्म्स को सेकंड वाले को माइनस करेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3y + 5 ब्रैकेट खोल के हो जाएगा -3y + 1, ये हो जाएगा 5y + 1 -3y - 5। तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया 6 LHS में, ये हो जाएगा 2y - 5। क्या हो जाएगा 2y + 1 - 5 यानी -4। अब ये हो जाएगा 2y = 6 + 4 यानी 10, तो y = आ जाएगा हमारा डिवाइडेड बाय 2 यानी 5। तो इस प्रकार y की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्वेश्चन नंबर 10, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p एंड q, जिसमें क्या है p > q है।
अब एलसीएम दे रखा 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एलसीएम दे रखा है 221, हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 221 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें ना तो 2 का जा रहा, ना 3 का, ना 5 का, ना 7 का, 11 का भी नहीं जा रहा, 13 का इसमें जाएगा। तो क्या हो गया 17 बन जाए, इससे प्राइम फैक्टर आ गए। अब प्राइम फैक्टर 2 ही आ रखे हैं, 13 और 17, और ये क्या है एलसीएम है, और दोनों नंबर्स क्या हैं पी एंड क्यू, 2 प्राइम नंबर। अब 2 प्राइम नंबर्स जब होते हैं पी एंड क्यू, तो उनका एलसीएम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या है, पी क्यू इक्वल टू 13 मल्टी 17 हो जाएगा। तो यहां पर क्या है दे रखा हमें कि P ग्रेटर देन Q है, यहां पे क्या है 17 ग्रेटर देन 13 है। इसका मतलब क्या है 17 हमारा P हो जाएगा और Q हमारा 13 हो जाएगा। अब हम 3P माइनस Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 17 क्या है, P है, 3 मल्टी 17 माइनस Q क्या है 13, ये हो जाएगा 51 माइनस 13, जो हमारा आ जाएगा 11 से 3 गया 8, 4 से गया 3, 38। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ट्रायंगल्स ABC and triangle DEF are similar and AB equal to 4 centimeter, DE equal to 6 centimeters, EF equal to 9 centimeter, FD equal to 12 centimeter, the perimeter of triangle ABC is। तो हमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल ABC हो गया, और एक ट्रायंगल दूसरा दे रखा है ट्रायंगल DEF। अब हमें AB दे रखा है यहां पे 4 सेंटीमीटर, ये लिख लेते हैं, और DE कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर्स, और EF 9 सेंटीमीटर्स, और FD दे रखा है 12 सेंटीमीटर्स। और हमें इस ट्रायंगल की पेरीमीटर निकालनी है ट्रायंगल ABC की। तो इसके लिए हमें AC निकालना पड़ेगा BC। तो क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं सिमिलर हैं, तो लिख देते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो इनकी साइड क्या होगी, प्रोपोर्शन में होगी। तो AB अपॉन में क्या हो जाएगा DE इक्वल टू क्या हो जाएगा BC अपॉन में EF, AC अपॉन में DF। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, AB कितना 4 है, DE कितना है, DE 6 है, BC कितना है, BC हमें निकालना है, और EF हमें दे रखा है 9। तो यहां पर से हमारा BC आ जाएगा, BC इक्वल टू 4 मल्टी 9 अपॉन 6, कितना हो जाएगा 2 2 जा, ये 2 3 जा, तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। तो BC हमारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें AC निकालना है, तो हम क्या लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे। तो AB अपॉन DE तो वही होगा 4/6, और AC हमें लाना है, और DF हमें दे रखा 12। तो यहां पर से AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/6 मल्टी 12, 6 से कट जाएगा। तो AC हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर, AC भी आ गया 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकाल सकते हैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ABC का क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर लेते हैं, 4 + 6 + 8 कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। आंसर तो ये हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 12, HCF of 2 number is 113 and their LCM is 56952. If one number is 904, then the other number is। तो HCF और LCM के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, HCF मल्टीप्लाई LCM
क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो क्या हो जाएगा HCF ऑफ टू नंबर इज 113, ये हो गया। एलसीएम कितना है 56952 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, एक नंबर कितना है 904, दूसरे को x मान लेते हैं। तो इस प्रकार x इक्वल टू क्या हो जाएगा 113 मल्टीप्लाई 56952 अपॉन में 904। अब 113 क्या है HCF है और ये नंबर है, नंबर HCF से डिवाइड होता है। तो आप लोग सीधे क्या कर देना 113 से 904 को डिवाइड कर लोगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 8 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा 8 या 24 का 4 हासिल 2 8 1 904। तो कितना आ गया एक काट के 8 आ गया। अब जब 8 आ गया तो इससे पक्का कटेगा 8 7 56 8 एकम 8, ये हो जाएगा 8 7 56 8 एकम 8 8 एकम 8 8 नंबर 72। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 7119 आंसर 7119 बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स -1, 0 एंड 5, 0। तो बोलने का मतलब x एक्सिस में कोई पॉइंट है जिसको हम मान लेते हैं x, 0 और यहाँ पर दो पॉइंट है, एक -1, 0 और दूसरा पॉइंट है 5, 0। यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है बराबर है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, ये D1 है और ये D2 है। मान लीजिए ये दोनों D1 D2 क्या है बराबर दे रखा है। तो दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, D1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+1 माइनस पहले से लगा हुआ है तो x+1 का होल स्क्वायर और +0 - 0 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करा इक्वल टू हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर +0 - 0 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारा √x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर हटा देंगे। तो स्क्वायर हटाने के बाद क्या हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर ही रहने देना, इसको x - 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसमें ये गलती मत कर देना कि x+1 होल स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट x+1 लिख लेंगे और इधर ये लिख लेंगे, तो ये गलती मत करना, दिस इज रॉन्ग। उसका कारण क्या है कि जो स्क्वायर होता है वो माइनस का भी स्क्वायर होता है और प्लस का भी स्क्वायर होता है, इसलिए ये गलती नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग करके रूट हट गया, लेकिन हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा तभी जाके एक कैलकुलेट हो पाएगा। x² प्लस हो गया 1 + 2x इक्वल टू x² प्लस 5² क्या होता था 25 - 10x, x² कैंसिल हो गया और 2x + 10x कितना हो जाएगा 12x इक्वल टू 1 दूसरी साइड में जाएगा 24 हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा आ गया 2। तो कौन क्या होगा कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के x एक्सिस में 2, 0। तो ये आंसर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब कोई दो पॉइंट्स हैं A और B, A और B दो पॉइंट्स हैं, A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -5 और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, 2। अब क्या है, कोई पॉइंट है P बीच में जो क्या काट रहा है, इसको AB सेगमेंट को डिवाइड करता है 2:3 में, और हमें क्या निकालने हैं, द पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन। जब तक इसके कोऑर्डिनेट नहीं आते तो हम पता नहीं लगा सकते कौन से क्वाड्रेंट में है ये। अब क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ क्या होता है नेगेटिव प्लस होता है, यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं और यहाँ क्या होता है पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव। तब देखना है कि जब तक कोऑर्डिनेट नहीं निकलते इसके तो नहीं बता सकते, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पर k इक्वल टू क्या है 2/3, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x इक्वल टू क्या होता है
के x2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1 और y इक्वल टू क्या होता है के y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। अब k क्या है 2/3 है, x2 कितना है 5, x1 कितना है 2 अपॉन में k यानी 2/3 प्लस 1 और इधर y इक्वल टू कितना आ जाएगा k 2/3 y2 कितना है 2 है प्लस y1 कितना है -5 और 2/3 प्लस 1। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा कितना 5 2 जा 10/3 प्लस 2 अपॉन में 2/3 प्लस 1 और ये हो जाएगा y इक्वल टू 4/3 -5 अपॉन 2/3 प्लस 1। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर कैलकुलेट करेंगे 3 और ये हो जाएगा 16 और नीचे ब्रैकेट और नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3 2 प्लस 3 यानी 5/3 ये कट गया तो ये तो हो गया 16/5 x। अब यहाँ पर देखते हैं y इक्वल टू आ जाएगा ये हो जाएगा 3 4 -15 यानी -11 हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5 ये कट गया तो कितना आ गया यहाँ आया y इक्वल टू -11/5। तो यहाँ पर x वाला पॉजिटिव है और y इक्वल टू माइनस है यानी प्लस माइनस आया। तो प्लस माइनस कहाँ पे होता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये 4th क्वाड्रेंट यानी जो पॉइंट था हमारा 16/5 -11/5 ये किस में पड़ेगा 4th क्वाड्रेंट। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन आपको लंबे लग रहे हैं जो अवश्य 2 या 3 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन बोलने का मतलब ये एमसीक्यू की फॉर्म में जो है सेक्शन ए का पार्ट नहीं हो सकते, तो ये सेक्शन बी या सेक्शन सी के पार्ट हो सकते हैं ये क्वेश्चन जब भी आपका एग्जाम होगा। क्वेश्चन नंबर 15 द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4,3 फ्रॉम y एक्सिस। तो यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है -4,3। अब -4,3 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में है तो इस साइड में होगा ये -4,3 तो -4,3 मान लिया -4 है और 3 मान लिया इधर है तो ये कोऑर्डिनेट -4,3 यहाँ होगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस हमारा ये है, y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी ये डिस्टेंस और ये क्या है 4 यूनिट। अब डिस्टेंस को हम माइनस में थोड़ा ना लिखेंगे, यहाँ -4 भी लिखा 4 भी लिखा तो हमारा आंसर क्या होगा 4 यूनिट डिस्टेंस है ये 4 यूनिट डिस्टेंस यानी 4 यूनिट आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला वाला है 2 कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो यहां पर जो है ये जो है पहला वाला पॉइंट सही लग रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा और बाकी के इनकरेक्ट क्यों है। 2 सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। अब 2 सिमिलर फिगर्स कोई जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से अब यहाँ पे देखो ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, जैसे 2 सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। अब 2 सिमिलर फिगर्स हैं ये, जैसे कि ये सर्किल है, ये सर्किल मान लिया 2 सेंटीमीटर रेडियस का है तो दोनों सिमिलर तो हैं लेकिन दोनों कॉन्ग्रेंट थोड़ा ना होंगे। ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर्स यानी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2 रेक्टेंगल्स हैं और एक रेक्टेंगल इस टाइप का है जिनकी लेंथ एंड ब्रेड्थ अलग अलग है। मान लें इसकी क्या है 2 है, ये 3 है और इसकी क्या है 5 है और ये क्या है 7 है। तो कोई जरूरी तो नहीं इनकी जो साइड प्रोपोर्शन में होंगी, तो ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। द पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर साइड्स आर सिमिलर। अब पॉलीगन्स एग्जाम्पल के तौर पे एक यहाँ पे ट्राइंगल्स है
अब एक ट्रायंगल्स क्या है, राइट ट्रायंगल है, और दूसरा वाला जो है यहाँ पर जिसके सारे एंगल्स क्या है, एक्यूट हैं, तो ये दोनों सिमिलर नहीं हो गया। भले ही दोनों की साइड क्या है 3 है, लेकिन ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकते, तो इसलिए करेक्ट क्या होगा, ए वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ एवरी टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड बाय 3 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया, सपोज करो कोई एपी है 2 4 6 ... और अगर इस एपी के हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म को, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। तो दूसरी एपी में कॉमन डिफरेंस, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या था, 4 - 2 यानी 2। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 12 - 6 = 6। तो कितने गुना हो गया ये, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स बढ़ गया। तो क्या होगा, सी वाला सही हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस एपी। क्वेश्चन नंबर 18, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y = 0 एंड y = -7 हैज। वैसे तो इसको शो कर सकते हैं हम। अब क्या है, y = 0 है, तो y = 0 कौन सी लाइन होगी, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, y = 0 यानी x एक्सिस, और y = -7 मतलब यहां पे मान लिया सपोज करो कोई पॉइंट है -7, तो ये लाइन यहां से पास हो रही है, ये क्या शो करती है, y = -7। तो दोनों आपस में क्या होगी, पैरेलल हो गई। इसका मतलब इनका क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा नो सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन मिसप्रिंट हो रखा, नो सॉल्यूशन होगा। तो ऐसी लाइनों का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल होंगी। क्वेश्चन नंबर 19, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y = fx हैज। अब y = fx हैज, ये y = fx जो है ये लाइन दे रखी है, तो यहां पर x एक्सिस में कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3, 0 पे। 0 सेकंड पॉइंट क्या होता है, px होता है। पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और ये हो गई x की वैल्यू। तो क्या हो गया, इसका केवल एक ही 0 हो गया, 1 0 एंड द 0 इज 3। तो x की वैल्यू जो होगी वो क्या है, 3 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 and 8 रिस्पेक्टिवली इज। तो ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या है आपको, जैसे कि मतलब हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 70 को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर क्या आता है, 5 आता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, 70 माइनस पहले ये 5 को सबट्रैक्ट करके जो नंबर आ रहा वो 65 आ रहा, और 125 माइनस 8 करके क्या आ रहा, 117। तो ये क्या हो जाएगा, 15 से 8 गया 7, तो क्या हो जाएगा 117। अब हमें क्या करना, 65 और 117 का एचसीएफ निकाल देना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 65 के फैक्टर कर लेंगे, क्या हो जाएगा 13 × 5। 117 के फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 13, क्या होगा 13 3 जा 39 × 3 × 3। तो इसके फैक्टर हो गया, तो कॉमन क्या है यहाँ पे 13 है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, दोनों का 13 आ जाएगा। तो ये आंसर होगा क्या, 13। अब देखो बोल क्या रहा था, 13 से हम अगर 70 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5, 13 से 125 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 8। करके देख सकते हो आप। लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक यही है, जो रिमाइंडर है ये है, और लार्जेस्ट नंबर निकालना हो आपको
जो 70 को डिवाइड करते हैं 125 को डिवाइड करते हैं, और रिमाइंडर 5 और 8 आता है, तो इसकी ट्रिक यही है कि 70 से आपको ये रिमाइंडर को माइनस कर देना है और 125 से 8 को माइनस कर देना है और फिर दोनों का HCF निकाल देना है। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, यहां पर निकालना आपको व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो मान लिया, सपोज करो, तो मान लिया ये एक्स एक्सिस है। अब दो पॉइंट्स क्या है, 2, -3 और है 5, 6। तो दोनों लाइन सेगमेंट को मिलाने वाली लाइन किस रेशियो में बांटेगी इसको। अब एक्स एक्सिस इस पॉइंट के जो है हम कोऑर्डिनेट मान सकते हैं x,0। अब क्योंकि x तो हमें पता नहीं है, हमें y कोऑर्डिनेट पता 0, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला y इक्वल टू क्या होता है, ky2 प्लस y1 अपॉन क्या हो जाएगा, k+1, और y इक्वल टू हमें पता है 0, k हमें निकालना है और y2 हम ये मान लेते हैं 6, y1 क्या हो जाएगा -3 और ये हो गया k+1। k+1 इधर आएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 6k - 3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/6 यानी 1/2। यानी रेशियो 2 में ये डिवाइड करेगा। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट 1 पॉइंट एंड द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। तो बोलने का मतलब है जैसे कि कार्टेशियन प्लेन है, ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस। तो क्या बता रहा है, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट 1 पॉइंट। अब कोई ग्राफ है, कोई पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ y एक्सिस को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे। तो कैसा होगा, मान ले ग्राफ है y एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और x एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे, तो कितने जीरोज हो जाएंगे। तो कोई भी पॉलिनोमियल x एक्सिस में जितनी जगह इंटरसेक्ट करता है उतने जीरोज होते हैं। तो x एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितने जीरोज होंगे, 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6, 8 फ्रॉम x एक्सिस इज। तो कार्टेशियन प्लेन है, y एक्सिस और x एक्सिस हो गया। अब यहाँ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 कहाँ पे होगा, यहाँ पर -6 है, 8 यहाँ पे, मान लो 8 यहाँ पे है, तो क्या हो गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6, 8। अब इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी, जो कितनी होगी, 6 यूनिट। -6 इसलिए डिस्टेंस माइनस में नहीं होती, तो 6 यूनिट विल बी द आंसर। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 24, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - p ब्रैकेट में p+1 = 0 और, तो इसके रूट निकालने हैं हमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है x² + x - p+1। अब क्योंकि ये क्या है, अननोन क्वांटिटी है, तो यहां पर हमें क्या देखना है कि यहाँ पे लास्ट में जो कांस्टेंट हो गया है p+1, तो p और p+1 2 फैक्टर हैं और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, x का कोएफिशिएंट 1 है, दोनों का p और p+1 का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, x² स्प्लिट अप कर लेंगे इसको। तो 1 की जगह में हम क्या रख लेंगे, 1 की जगह में हम इसको लिख सकते हैं p+1 - p और x इधर आ जाएगा -p+1। अब x² ये हो जाएगा p+1, एक फैक्टर था तो इसको x के साथ अटैच करके ब्रैकेट खोल लेते हैं, p+1 x - px p+1। यहां पर क्या है, x कॉमन है,
x कॉमन रखे हो जाएगा अंदर x प्लस पी प्लस 1 माइनस यहाँ p कॉमन है तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट के बार माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा और p कॉमन आ चुका है तो क्या हो जाएगा p प्लस 1। अब यहां पर ये कॉमन है, ये ले लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस पी। तो यहां पर इसको x प्लस पी प्लस 1 लिखते हैं इक्वल टू 0 करके, तो x इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर p प्लस 1, एक जीरो तो हमारे ये आ गया, दूसरा जीरो x माइनस पी इक्वल टू 0 करके तो x इक्वल टू p आ गया। तो इस प्रकार दो जीरोज आ गए हमारे, तो कहां पर है p और माइनस p प्लस 1, तो ये d है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए एक होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 25 है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -1,3 एंड b 2, 4 कट्स द y एक्सिस एट। तो यहां पर ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा a और b का, ए बी लाइन का, तो y एक्सिस को कौन से कोऑर्डिनेट में ये इंटरसेक्ट करेगा, आपको इसका आंसर निकालना है। और अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।